आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास। दिनांक 1/7/2020। आधुनिक काल में हिंदी भाषा के विकास को निम्नवत रूप में जाना जा सकता है। हिंदी कविता रीतिकाल तक आते आते रीति या परंपरा के पास में बंधकर रह गई थी। वह भाषा, छंद, विधान सभी ओर से बंधी हुई सी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन से आधुनिक काल का आरंभ हुआ। नए नए भावों और विचारों का साहित्य जगत में पदार्पण होने लगा। आधुनिक भावों और विचारों का संवहन करने के लिए गद्य को यह गौरव प्राप्त था और इसके लिए भाषा में बदलाव भी आए। आधुनिक भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भी परंपरागत ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली भाषा को अपनाया गया, लेकिन काव्य की भाषा पूर्व की तरह ब्रजभाषा ही बनी रहने दी गई। ब्रजभाषा में भाव भी प्राय पुराने और परंपरागत ही बने रहे। नए युग का अरुणोदय जब होता है तो अंग्रेजी राज्य के आने पर चारों ओर नवीन युग का अरुणोदय हो गया था, किंतु काव्य के क्षेत्र में कुछ काल तक प्राचीन परिपाटी ही चलती रही। हरिश्चंद्र से पूर्व प्राचीन परिपाटी को स्थिर रखने वाले कवियों में सेवक कवि संवत 1772 से 1932, जिन्होंने वाग्विलास में नायिका भेद का वर्णन किया है। सरदार कवि कविता काल इनका है संवत 1902 से 1940। जिनके बनाए हुए जो ग्रंथ हैं वो हैं साहित्य सरसी, षठ ऋतु, हनुमत भूषण। साहित्य सुधारक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं ललित किशोरी तथा ललित माधुरी, जिनका मंदिर साहाजी के नाम से वृंदावन में प्रख्यात है और जिन्होंने श्री कृष्ण लीला के बड़े सुंदर पद गाए हैं। आगरा निवासी राजा लक्ष्मण सिंह संवत 1913 से 1953, जिन्होंने कालिदास का शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत के बड़े सुंदर अनुवाद किए हैं। लक्ष्मीराम ब्रह्मभट्ट, जिनका रावणेश्वर कल्पतरु नाम का रीति ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, विशेष रूप से उल्लेखनीय भी है। इन कवियों का काव्य महत्वपूर्ण है, किंतु वह साहित्य की गति को आगे न बढ़ा सका। इन्होंने प्रयास किए, लेकिन साहित्य की गति जो है आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इधर गद्य की अपेक्षा पद्य में रूढ़िवाद अधिक दिन तक ठहरता है। काव्य में रीतिकालीन प्रवृत्तियों का जीवित रहना उसी रूढ़िवादी का फल है। अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो जाने से बुद्धिवाद बढ़ा और श्रृंगारिक मादकता का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। सन 1947 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात परिस्थितियों में भी एक साथ भारी परिवर्तन आया। हास विलास तो रहा, किंतु उसमें उत्साह और उल्लास न था। जो पहले उल्लास पाया जाता था वो अब नहीं रहा। उस समय की हंसी फीकी सी दिखाई देने लगी थी। नायिका भेद और श्रृंगारिकता कविता के जो मूल विशेषताएं थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। सामंतशाही भी प्राय चलती हुई सी हो रही थी। नायिका भेद की लकीर पीटी तो जा रही थी, लेकिन उसी तरह जैसे बिना इंजन की रेलगाड़ी कुछ दूर तक घिसट घिसट कर चलती है, उसी तरह से इस परिपाटी को जिंदा रखने की कुछ लोग कोशिश करने में लगे हुए थे।
भक्ति काव्य हिंदू मनोवृत्ति की भक्ति प्रवण प्रवृत्ति के कारण मरा नहीं था। उससे श्रृंगार भावना की भी तृप्ति हो जाती थी, किंतु कुछ सात्विक रूप में उस समय की राष्ट्रीयता से अंग्रेजी शासन की सुव्यवस्था पर साधुवाद और राजभक्ति की भावना भी थी, और साथ ही उनकी शोषक नीति के विरुद्ध एक नरम सा विद्रोह भी पनपने लगा था। गद्य का प्रचार तो बढ़ा ही, किंतु नई शासन व्यवस्था का प्रभाव पद पर भी पड़ा। कुछ तो अंग्रेजों के समृद्ध साहित्य के संपर्क में आने के कारण उससे हमें उत्तेजना मिली, और कुछ नए शासन की सफलता से अपेक्षाकृत शांति मिली, और इस कारण अध्ययन में रुचि बढ़ी। उसी के साथ अपनी पारंपरिक फूट तथा छुआछूत आदि के सांगठनिक विरोध के अभाव के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित होकर पश्चाताप की भावना जागृत हुई। इन कारण से जातीयता की भावना बढ़ी, और उसी के साथ जातीयता की अवनति की मूल कारण स्वरूपा सामाजिक कुरीतियों की ओर भी लोगों का ध्यान धीरे धीरे जाने लगा। इस प्रकार समाज सुधार की नींव पड़ी। धीरे धीरे राजनीति और समाज सुधार संबंधी भावों का प्रवेश साहित्य में भी होने लगा, और पहल भारतेंदु बाबूजी के द्वारा कविता में राष्ट्रीय भावनाओं को झंकृत किया गया। यद्यपि स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय आदि महापुरुषों ने के सत्संग से देश में समाज सुधार और कुछ राजनीतिक सुधारों की चेतना जागृत हो चुकी थी, किंतु उनका काव्य में प्रवेश नहीं हुआ। काव्य में प्रवेश भारतेंदु जी के द्वारा भाषा की शक्ति को पहचाना और बड़े सबल शब्दों में घोषणा की, निज भाषा उन्नति अहीं सब उन्नति को मूल, अर्थात अपनी भाषा की उन्नति में ही सभी की उन्नति को उन्होंने समाहित करने का एक प्रयत्न किया। काव्य के विषय में परिवर्तन के लिए द्वार तो खुला। उक्त पंक्ति से काव्य के विषय में परिवर्तन के द्वार खुले, किंतु काव्य की भाषा वही ब्रजभाषा बनी रही, क्योंकि ब्रजभाषा ने साहित्य में ऐसा स्थान प्राप्त कर लिया था कि उसको काव्य भाषा के पद से हटाना बहुत ही कठिन था। रीतिकाल के आदर्श नायक नायिका राधा कृष्ण थे, जो हिंदू धर्म में आस्था के केंद्र थे। इस कारण रीतिकाल में ब्रजभाषा प्रधान थी। ब्रजभाषा प्रांतीय भाषा नहीं रही, अपितु वह साहित्यिक भाषा बन गई। कुछ काल तक तो ब्रजभाषा का ही साम्राज्य रहा, किंतु धीरे धीरे कुछ कवियों जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, इस प्रकार के समृद्ध कवियों ने गद्य ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में भी काव्य रचनाएं करना आरंभ कर दिया। इसके पश्चात लोगों ने अपनी रुचि के अनुकूल अलग अलग क्षेत्र भी चुन लिए। अब हम देखते हैं कि पहले जो ब्रजभाषा काव्य की मुख्य भाषा हुआ करती थी, वह धीरे धीरे उसका पतन होने लगता है और उसके स्थान पर खड़ी भाषा हिंदी में साहित्य रचा जाने लगता है। खड़ी भाषा में लिखे गए काव्य को विभाजित जब किया जाता है तो सर्वप्रथम भारतेंदु युगीन कविता का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। हिंदी कविता का वर्तमान युग भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही प्रारंभ होता है। काव्य गगन के इस नवेंदु में विकास की आशा भरी हुई थी। भारतेंदु जी एक ऐसी प्रतिभा थे कि उनके भीतर काव्य
का एक नवीन प्रकाश दिखाई देता था। उनके काव्य में नवीन युग की भावनाएं मुखरित हुई। यद्यपि भारतेंदु बाबू ने ब्रजभाषा में कविताएं की, तथापि ये काव्य के विषयों को विस्तार देकर तथा चलन से छूटे हुए, जैसे तोय, लोय, हिय, दीह आदि शब्दों का बहिष्कार कर उस भाषा को वास्तविक जीवन के अधिक निकट ले आए। इस प्रकार इन्होंने साहित्य का जनता के साथ एक संबंध स्थापित कर दिया। उनके सदप्रयत्नों से ब्रजभाषा का संकुचित वातावरण मुक्त हो गया। अलंकार और नायिका भेद, संकुचित गढ़ में बैठी हुई कविता कामनी को उन्होंने देशभक्ति और समाज सुधार से जोड़ दिया। अर्थात धीरे धीरे हिंदी कविता स्वतंत्रता की सांस लेने लग गई। नील देवी और भारत दुर्दशा जैसे नाटकों में देश की करुण पुकार और दबी हुई भावना झंकृत हो उठी। ये दोनों ही नाटक भारतेंदु जी द्वारा रचे गए थे और ख्याति प्राप्त हैं। भारतेंदु जी ने गंगा यमुना आदि का वर्णन कर प्रकृति चित्रण भी किया है, किंतु उसमें अलंकार का चमत्कार और कवि के कर्तव्य पालन की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। इन्होंने प्रकृति को भी मानवीय घेरे में बंद रखना चाहा है। इसका ध्यान खुली हुई प्रकृति की ओर न जाकर ऊंची अट्टालिकाओं और घाटों आदि मानवीय कृतियों की ओर अधिक गया है। इनके वर्णन अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत अच्छे हुए हैं और इनके मूल में देशभक्ति की भावना छिपी हुई दिखाई देती है। प्रकृति का उन्मुख स्वरूप दर्शनीय एवं उल्लासमय है, किंतु नगरों की सुंदरता और उनका वैभव अपेक्षणीय भी नहीं है। ब्रज की प्रकृति के प्रति भारतेंदु जी की कविता में हृदयोल्लास दिखाई देता है, किंतु यह भगवान कृष्ण के संबंध में ही है। उद्दीपन रूप से भारतेंदु बाबू ने बादलों व षटऋतुओं आदि का सुंदर वर्णन किया है। इन वर्णनों के मूल में उनकी देशभक्ति की भावना छिपी हुई दिखाई पड़ती है। भारतेंदु बाबू की राष्ट्रीयता भूषण की राष्ट्रीयता से एकदम आगे बढ़ी हुई थी। भूषण तो हिंदुओं की दुहाई देकर रह गए, किंतु हिंदू, मुसलमान और ईसाई सबको भारत की संतान ठहराया। वैसे तो इन्होंने भी हिंदी, हिंदुस्तान का मंत्र फूंका था, किंतु इनकी जातीयता संकुचित नहीं थी। भारतेंदु बाबू में देशभक्ति के साथ राजभक्ति भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद थी। इसका यह कारण था कि अंग्रेजी राज्य की ऊपरी सुव्यवस्था ने देश में शांति स्थापित कर दी थी और वे उसके द्वारा भारत की उन्नति की आशा कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों की काबुल, मिस्र आदि देशों में सफलता पर बड़ा ही हर्ष प्रकट किया था, क्योंकि उसमें भारतीय सैनिकों का गौरव बड़ा था। इस राजभक्ति में कहीं कहीं दबे हुए असंतोष की झलक भी मिलती है। भारत का धन विदेश में जाता हुआ देख उनका हृदय व्यथित हो जाता है और वे लिखते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पई धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। इस प्रकार उनकी राजभक्ति और देशभक्ति दोनों ही हृदय की वस्तुएं थी। भारतेंदु बाबू पर उर्दू साहित्य का काफी प्रभाव था। वे स्वयं उर्दू कविता भी किया करते थे। उर्दू के प्रभाव से
उनके प्रेम के वर्णनों में वेदना की मात्रा अधिक पाई जाती है। वास्तव में हम भारतेंदु बाबू को प्रेम का कवि भी कह सकते हैं। उनकी प्रेम भावना ही देशभक्ति और कृष्ण भक्ति की भावना में परिणत होती है। श्याम घन के चिंतन से उनका मन मधुर नाचने लगता था और वे रसखान की तरह ब्रज की लता पुंज बनाने की अभिलाषा करते थे। जैसे ब्रज की लता पता मोह कीजई, ऐसी तुकबंदियां भी वो किया करते थे। भारतेंदु बाबू की कृष्ण भक्ति अनन्य होते हुए भी उसमें कट्टरता नहीं थी। कट्टरता किसी राष्ट्र के विकास या साहित्य के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक यंत्र के रूप में काम करता है। वो भारतेंदु बाबू के पास नहीं थी। उनकी कविता में सांप्रदायिकता बुरे अर्थ में नहीं थी। सांप्रदायिक की बात करते थे, लेकिन बुरे अर्थ में नहीं थी। उन्होंने राधा वल्लभ, कृष्ण वल्लभ, श्री राधिका जी, महाप्रभु वल्लभाचार्य और वल्लभ ताई अर्थात वल्लभ संप्रदाय को एक माना है। इन सभी को एक माना है। चार नाम बपु एक की वल्लभ संप्रदाय की भावना उनमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, किंतु उसी के साथ अन्य धर्मों के प्रति बड़ी उदार भावनाएं वो रखते थे। उन्होंने जैन धर्म को बुरा कहने वालों की निंदा की है और जैनों के आराध्य देवी पद्मावती का भी स्तवन किया है। यह उनके प्रेमी स्वभाव के कारण ही है। वे सच्चे वैष्णव की भांति जगत को सत्य मानते थे और मायावाद से के बहाव में नहीं पड़ते थे। कहो अद्वैत कहाँ ते आयो, इस प्रकार से वे अद्वैत की बात किया करते थे। अब संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतेंदु बाबू की कविता में भक्ति काल और रीतिकालीन श्रृंगारिक भावनाओं के साथ नए युग की देशभक्ति और समाज सुधार की भावनाओं का विश्लेषण पाया जाता है। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि पुरानी प्रवृत्तियों का कभी समूल नाश नहीं होता, वे धीरे धीरे ही समाप्त होती हैं। और भारतेंदु जी आधुनिक के प्रथम कवि थे, या यूँ कहें कि सबसे पहले उन्होंने पहल की थी। इसलिए ब्रज जो भाषा थी उसका बहुत सारा फोटो धीरे 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 समाप्त होता हुआ यहाँ दिखाई पड़ता है। भारतेंदु बाबू ने अपने काव्य द्वारा चार बातों की नींव डाली थी, जिनका प्रभाव आधुनिक काव्य पर दिखाई देता है। ये बातें इस प्रकार हैं। साहित्यिक भाषा का जनता की भाषा के साथ संपर्क होना चाहिए, प्रेम में वेदना की झलक होनी चाहिए और देशभक्ति और समाज सुधार की बातें साहित्य में की जानी चाहिए। धार्मिक उल्लेख साहित्य में किया जा सकता है, किंतु धार्मिक सहिष्णुता होनी चाहिए। कट्टर धार्मिकता के पक्ष में कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं रहे। देखिए, भारतेंदु जी एक ऐसी प्रतिभा थे कि उनसे प्रेरणा लेकर कई लोगों ने काव्य की रचनाएं की है। भारतेंदु बाबू स्वयं कवि नहीं तो कवि थे ही, अपितु उनसे प्रेरणा लेकर के बहुत सारे लोगों ने कविताएं की हैं। उन्होंने कवियों को दान और मान दोनों से प्रोत्साहन दिया। उनके अपने समय में बहुत से कवि समाज स्थापित किए गए, जिनमें उपस्थित की हुई समस्याओं की पूर्ति में कभी कभी बड़ी उत्कृष्ट कविता की सृष्टि हुआ करती थी। जब कोई समस्या आ जाती थी तो उन समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते इस प्रकार अच्छी कविता निकल करके सामने आ जाया करती थी। तो कवि मंडल जो स्थापित हुए, ये भारतेंदु जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
नवीन युग के प्रारंभिक काल के कवियों में भारतेंदु जी के साथ साथ अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने बिहारी पर कुंडलियां लिखी थी, कुब्जा पच्चीसी के लेखक मथुरा निवासी नवनीत लाल चतुर्वेदी, बाबू राधा कृष्णदास, जिन्होंने अन्य कविता के अतिरिक्त रहीम के दोहों पर कुंडलियां लिखी थी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ये कवि प्राय ब्रजभाषा में ही कविता करते थे, किंतु अंबिका दत्त व्यास जैसे समर्थ कवि की कुछ कविताएं खड़ी बोली में भी मिलती हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने भी ब्रजभाषा, जिस पर पश्चिमी अवधि का प्रभाव भी था, किंतु धीरे धीरे ये भी खड़ी बोली की ओर बढ़ने वाले कवियों में गिने जाते हैं। आज का जो विषय है वो यहीं समाप्त होता है। कल प्रमुख ब्रजभाषा कवियों का उल्लेख या उनसे परिचय करवाया जाएगा। धन्यवाद।